साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक करीबी को 8 मई के रोज फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। इस करीबी का नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है मालेगांव। मालेगांव शहर मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और मालेगांव शहर मुस्लिम बहुल शहर है, यानी कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत, मुस्लिम लोग मेजोरिटी में। इस शहर के ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। मालेगांव शहर इसलिए भी थोड़ा चर्चा में रहता है कि वहाँ के कुछ उत्साही लोग हैं, वो बहुत सस्ती फिल्में बनाते हैं। मालेगांव के शोले, मालेगांव का सुपरमैन, इस तरह की फिल्में बहुत थोड़े बजट पर, वो एक अलग किस्सा है। तो इसी मालेगांव की बात है 29 सितंबर 2008 की। वहाँ भीड़ भाड़ का इलाका था और एक मस्जिद थी, वहाँ आसपास बहुत लोग थे। अचानक एक जोरदार बम धमाका हुआ। उस बम धमाके में 6 लोग मारे गए, सबके सब मुसलमान थे, और लगभग 100 के लोग घायल हुए। इसके बाद काफी हंगामा मचा और इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र के एटीएस को दी गई। एटीएस का मतलब हुआ एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। उस समय जो एटीएस के प्रमुख थे उनका नाम था मिस्टर हेमंत करकरे। ये आईपीएस अधिकारी थे 1982 बैच के, 1982 बैच के, और बहुत ही सख्त और दिलेर आईपीएस थे। ज्यादातर जो आईपीएस होते हैं वो तो चोर किस्म के होते हैं और बहुत नपुंसक होते हैं, लेकिन जो मिस्टर हेमंत करकरे थे, ईमानदार थे, दिलेर आदमी थे। तो मिस्टर हेमंत करकरे ने इस विस्फोट को एक चुनौती के रूप में लिया कि इसको मैं सुलझाऊंगा कि कौन आतंकी लोग, कौन दहशतगर्द लोग इसके पीछे थे। उसके बाद मिस्टर हेमंत करकरे ने बहुत मेहनत शुरू की और एक आपको मैं दिलचस्प बात बताता हूँ, खास के ये महाराष्ट्र में होता है, बॉम्बे पुलिस में। बॉम्बे पुलिस में खबरी लोगों का बहुत लंबा चौड़ा जाल है। खबरी लोग वैसे लोगों को कहते हैं जो पुलिस को खबर देते हैं, और उनको कोड वर्ड में कहा जाता है डायल जीरो। मतलब बॉम्बे पुलिस डायल जीरो पर खबरियों से बात करती है और उनसे पूछती है कि भाई ये काम किसने किया होगा, कौन किया होगा। खबरी लोगों को कुछ इनाम उनाम भी मिलते रहते हैं। कई खबरी तो छोटे मोटे अपराधी होते हैं जो बड़े अपराधियों की खबर पहुंचाते हैं। तो इन सारे नेटवर्क की मदद से मिस्टर हेमंत करकरे ने ये गुत्थी सुलझाई और उसके बाद पता चला कि ये जो मालेगांव बम धमाका हुआ था, इसके पीछे हिंदू आतंकवादी संगठनों का हाथ था, जो जिन लोगों ने बेगुनाह मुसलमानों की हत्या कर दी थी। और इस पूरे आतंकवादी जो संगठन था, इसकी सूत्रधार थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इसके अलावा इसमें भारतीय सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था, प्रसाद पुरोहित, और भी 4-5 लोग थे। मिस्टर हेमंत करकरे ने बहुत मेहनत के साथ बहुत सारे सबूत जुटाए और ये बिल्कुल एक तरह से साबित कर दिया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित वगैरह लोगों ने मिलकर ये बम धमाका करवाया था। अब संयोग ऐसा हुआ कि इसके 1-2 महीने बाद ही खुद मिस्टर हेमंत करकरे एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। आपको याद होगा 26 नवंबर को, 26/11 को 2008 को बम्बई पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था
और उस आतंकी हमले में बहुत लोग मारे गए थे। ताज होटल पर हमला हुआ था और बहुत ठिकानों पर हमले हुए थे। उसमें एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया था, अजमल कसाब, जिसे बाद में फांसी पर लटका दिया गया। और उस आतंकी हमले में 2 आईपीएस अधिकारी शहीद हो गए थे। एक तो मिस्टर हेमंत करकरे थे और एक मिस्टर अशोक कामटे थे। तो मिस्टर हेमंत करकरे खुद भी शहीद हो गए। इसी बीच ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, इसकी गिरफ्तारी हो गई थी, ये जेल में थी। और ये जो मामला था, ये महाराष्ट्र पुलिस से लेकर एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कुछ साल पहले बनी हुई एक केंद्रीय एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, जो आतंकवाद से, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए बनाई गई है। अब एनआईए ने भी इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। इसी बीच क्या हुआ कि 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने। अब ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, ये नरेंद्र मोदी की दुलरुआ थी। बिहारी भाषा में कहते दुलरुआ, मतलब आपका कोई बहुत प्रिय। तो ये बहुत प्रिय थी मोदी को। तो मोदी ने कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कि भाई तुम कोई बहाना बनाकर जेल से बाहर निकलो। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने वकील के जरिए बेल याचिका दी, जमानत याचिका दी कि मैं तो गंभीर रूप से बीमार हूं और इलाज के लिए मुझे जमानत चाहिए। और बहुत सारे झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर दिए गए। अब देखिए, जो एनआईए है उस पर इतना राजनीतिक दबाव था कि उसने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बेल का विरोध नहीं किया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर बाहर आ गई। अब मजाक देखिए कि बाहर आने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कभी वो कबड्डी खेल रही है, कभी बास्केटबॉल खेल रही है, क्योंकि उसकी बीमारी तो कुछ थी नहीं, वो तो सिर्फ बहाना था। लेकिन फिर भी एनआईए ने उसके बेल को रद्द करवाने के लिए कुछ किया नहीं। इसी बीच 2019 का भी चुनाव आ गया। अब 2019 के चुनाव में भोपाल सीट से, भोपाल आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल सीट से भाजपा को कोई जिताऊ उम्मीदवार चाहिए था। भोपाल से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था दिग्विजय सिंह को, जो दिग्गी राजा के नाम से मशहूर हैं और 10 बरस तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है, अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से खड़ा किया था। तो नरेंद्र मोदी है और जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन लोगों ने सोचा कि दिग्विजय सिंह को कैसे हराया जाए। तो इसके लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब नरेंद्र मोदी की बेशर्मी देखिए, कितना निर्लज्ज आदमी है ये मोदी। ये आतंकवाद के खिलाफ जोर जोर से भौंकता है और खुद एक आतंकवादी को इसने भाजपा का टिकट दे दिया, जिसके बारे में मालूम था कि इसने मालेगांव बम धमाके किए हैं। इसके लिए इसको जेल भेजा गया है। हेमंत करकरे ने इस पर सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भोपाल जाकर बाकायदा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्रचार किया। और इस देश की पब्लिक भी ऐसी सड़ गई है कि पब्लिक ने दिग्विजय सिंह को हरा के प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिता दिया और वो आतंकवादी भारतीय संसद में पहुंच गई, लोकसभा में पहुंच गई, देश के कानून बनाने लगी। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उसके बाद मिस्टर हेमंत करकरे, जो एक शहीद आईपीएस थे, उनके बारे में बहुत उल्टे सीधे बयान दिए। मिस्टर हेमंत करकरे को कहा कि ये मेरे ही शाप की वजह से आदमी मारा गया और इस तरह की बहुत सारी भद्दी बातें उन्होंने एक शहीद के बारे में कही। इस देश में एक आईपीएस एसोसिएशन भी है, लेकिन आईपीएस अधिकारी भी अब ज़्यादातर लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इसलिए आईपीएस एसोसिएशन ने भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि एक शहीद आईपीएस के बारे में उसने उल्टी सीधी बात की थी। तो ये सारे जो आईपीएस होते हैं, सिर्फ गरीब आदमी पर इनको जोर जोर से भौंकना आता है। जब सत्ताधारी पार्टी की कोई नेता किसी शहीद आईपीएस को गाली देती है तो ये चूहे के बिल में घुस जाते हैं। तो इस तरह 2019 से 24 तक साध्वी प्रज्ञा एमपी रही। 24 के चुनाव में उसका टिकट कट गया। अब जो गर्मा गर्म खबर ये है कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ बॉम्बे के एनआईए कोर्ट में 1700 पन्नों की
1700 पन्नों की रिपोर्ट दी है और कहा है कि यूएपीए की धारा 16 के तहत इसको फांसी की सजा दी जाए। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये एक कड़ा कानून है और इसकी धारा 16 में ये प्रावधान है कि यदि किसी आतंकी हमले में लोगों की जान चली गई हो तो उसमें सजाए मौत दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस केस में साध्वी प्रज्ञा के लिए सजाए मौत की मांग की गई है। फैसला को सुरक्षित रखा गया है और 8 मई सन 2025 को, यानी कि आज से 10-15 रोज बाद फैसला आएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट फांसी पर लटकाने के आदेश देगा। साथियों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आपको पता चले कि इस देश के प्रधानमंत्री की हकीकत क्या है, सत्ता के लिए मोदी कितना नीचे गिर सकते हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा 2022 में गुजरात के चुनाव हुए थे, तो चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया था और कहा गया था कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं, इसलिए इन्हें जेल से छोड़ा जा रहा है। अब मोदी की बेशर्मी देखिए, मोदी की निर्लज्जता देखिए कि ये बलात्कारियों को संस्कारी मान रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सभी 11 बलात्कारियों को, सभी 11 रेपिस्ट को दोबारा जेल भेजा गया। तो इस तरह भाजपा में गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगों की एक पूरी फौज खड़ी है और इनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। साथियों, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम आपने सुना होगा, जो बीजेपी का एमपी हुआ करता था, केसरगंज से भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था और जय श्री राम बोलता था। उसके खिलाफ भी मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोदी को राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हाल है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।